हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। ओके। यस। तो आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मॉर्गेज है उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस से ही फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। तो इससे पहले हमने सेक्शन 58 कवर किया था। Just one second. या सो इससे पहले हमने सेक्शन one second guys, या इससे पहले हमने सेक्शन 58 कवर किया था, राइट। और ये जो टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस हैं ये भी सेक्शन 58 में ही है। 58 का जो बी है वहां से लेके लास्ट तक। बट वन सेकेंड। या 58 से लेके, या 58 से लेके लास्ट तक है। और जो हमने सेक्शन 58 था उसमें हमने बेसिक डिस्कस किया था कि मॉर्गेज क्या होता है। ठीक है। देन वी डिस्कस्ड कि मॉर्गेजर क्या होता है। वी डिस्कस्ड कि मॉर्गेजी क्या होता है। ठीक है। हमने मॉर्गेज डीड क्या होती है ये डिस्कस करा। मॉर्गेज मनी क्या होता है। हमने ये पांच चीजें उसमें डिस्कस की थी। ठीक है, सेक्शन 58 में। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मॉर्गेज में हम आज 6 तरीके के मॉर्गेज डिस्कस करेंगे। या हम ये 6 तरीके के मॉर्गेज डिस्कस करेंगे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद द मॉर्गेजेस, मैं जिस तरीके से हमेशा आपको इस टॉपिक का एक थोड़ा सा इंसाइट दे देती हूँ, उसी तरीके से मैं आपको इस टॉपिक के बारे में पहले थोड़ा सा इंसाइट देना चाहूंगी। ठीक है। हम जो आज मॉर्गेज पढ़ने वाले हैं उसमें से मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बताती हूँ अबाउट सिंपल मॉर्गेज। ठीक है, सिंपल मॉर्गेज क्या है। देखिए, सिंपल मॉर्गेज को आप जब याद करते हैं तो उसमें पर्सनल लाइबिलिटी होती है। ठीक है। मतलब जो मॉर्गेजर होता है उसकी पर्सनल लाइबिलिटी रहती है पे करने की। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ए ने बी को पेमेंट नहीं किया तो ए की पर्सनल लाइबिलिटी होगी कि वो बी को पेमेंट करे। ठीक है। पूरी और पर्सनल लाइबिलिटी होगी ए की। या एंड सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट है कि किसी एक डेट पे पे करने के लिए ये हो सकता है एग्रीमेंट। टू पे ऑन अ डेट, एक फिक्स डेट पे एग्रीमेंट हो सकता है पे करने का। देन तीसरा क्या है, एक कोलैटरल एग्रीमेंट होता है। देखिए, ये जो है आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, इसका और कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है। कोलैटरल एग्रीमेंट क्या है। ये एक कोलैटरल एग्रीमेंट होता है कि अगर इस डेट पे मैंने पैसे नहीं दिए तो आप मेरी प्रॉपर्टी को बेच दीजिएगा। यही होता है एक बेसिक मॉर्गेज का कंसेप्ट। ठीक है। तो यही कंसेप्ट होगा। पहला क्या होगा कि एक पर्सनल लाइबिलिटी होगी। दूसरा, किसी एक फिक्स्ड डेट पे करने का प्रॉमिस होगा। और तीसरा, एक कोलैटरल एग्रीमेंट होगा कि अगर मैंने इस डेट पे नहीं किया, इस डेट पे आपको लोन नहीं लौटाया, तो आप मेरी इस प्रॉपर्टी को बेच दीजिएगा। तो ये कोलैटरल एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है। Then it's always registered. ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था।
ये जो सेक्शन 59 है, वो उसमें सेक्शन 59 में क्या दिया गया था कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू ₹100 है या फिर ₹100 से ज्यादा है, ठीक है, 100 है या 100 से ज्यादा है, तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू ₹100 है या 100 से ज्यादा है, तो ये पक्का है कि जो मॉर्गेज है वो रजिस्टर्ड होगा। इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज हमेशा रजिस्टर्ड होता है, चाहे प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 हो या 100 से कम हो। ठीक है, 100 हो या 100 से कम हो, सिंपल मॉर्गेज इज ऑलवेज बी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बेसिस सिंपल मॉर्गेज का, जो कि सेक्शन 58 बी में दिया गया है। ओके, नाउ मूविंग है टुवर्ड्स सेकंड सेकंड वाला मॉर्गेज जो हम इसमें पढ़ेंगे, जो है कंडीशनल सेल। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मॉर्गेज है हम उसके बारे में थोड़ी सी समरी पढ़ रहे हैं, सो दैट अब भी हम जब आगे पढ़ेंगे ना, तो हमें आसानी से समझ में आए, दिक्कत ना जाए। व्हाट इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल? कंडीशनल सेल में, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक तरीके की ऑस्टेंसिबल सेल होती है। क्या है ये ऑस्टेंसिबल सेल? इस कंडीशन में कि अगर मान लीजिए कि ए ने बी को प्रॉमिस करा कि वो बी को 1 जनवरी 2021 को 10 लाख रुपए वापस करेगा। ओके, रीपे करने का उसने बोला, और अगर ये वो रीपे नहीं करता है, ठीक है, अगर उसने रीप और अपनी एक प्रॉपर्टी, उसने बेसिकली एक घर जो है उसको मॉर्गेज पे रखा, तो ये एक तरीके की कंडीशन होगी कि अगर मैंने 1 जनवरी को रीपे कर दिया, तो ये जो ऑस्टेंसिबल सेल करी है मैंने, इस घर की जो सेल करी है, वो सेल क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। और मान लीजिए कि अगर वो मैंने पेमेंट कर दिया, मतलब वो सेल अगर पेमेंट कर दिया तो वो सेल वॉइड हो जाएगी, मतलब सेल कैंसिल हो जाएगी। और अगर पेमेंट नहीं किया तो सेल वैलिड हो जाएगी, मतलब इन्फोर्समेंट में आ जाएगी। ठीक है, तो ऑस्टेंसिबल सेल में बस एक ऐसा एग्रीमेंट रहता है, बहुत सिंपल सा एग्रीमेंट रहता है, जो ए और बी करते हैं, जिसमें ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो एक फिक्स्ड डेट पे, ठीक है, मनी जो है, जो भी अमाउंट है, वो लोन का अमाउंट रीपे कर देगा। और अगर वो उस डे पे रीपे नहीं करता है, तो जिस प्रॉपर्टी की उसने ऑस्टेंसिबल सेल की गई है, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी का ऑस्टेंसिबल सेल की गई, जिस प्रॉपर्टी की सेल की गई है, वो प्रॉपर्टी की सेल पूरी तरीके से, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वैलिड हो जाएगी, मतलब सेल प्रॉपर सेल हो जाएगी, ओनरशिप चली जाएगी। ठीक है, हाउएवर, अगर वो पैसे पे कर देता है, तो वो सेल वैलिड होने की जगह वो सेल वाइड हो जाएगी, और जो प्रॉपर्टी है वो वापस किसमें वेस्ट हो जाएगी? ए में वेस्ट हो जाएगी। ओके, सो अंडर कंडीशनल सेल क्या होता है कि if the money is not paid on a specified date, conditional sale will become absolute, else the sale will become void। ठीक है, एंड जो प्रॉपर्टी है वो इट विल गो बैक टू द मॉर्गेजर। देन कंडीशनल सेल मस्ट बी मेंशन्ड इन द मॉर्गेज डीड। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कंडीशनल सेल में ये वाली जो कंडीशन है ना, कि अगर मैंने आपको 1 जनवरी को पैसे दिए तो सेल जो होगी वो वॉइड हो जाएगी, और पैसे नहीं दिया तो वैलिड हो जाएगी, ये कंडीशन का मॉर्गेज डीड में होना नेसेसरी है। ठीक है, तो ये कंडीशन मॉर्गेज डीड में मेंशन होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। यूसुफैक्टरी मॉर्गेज क्या होता है? ठीक, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज में कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है। नो पर्सनल लाइबिलिटी। अभी हमने सिंपल मॉर्गेज में क्या पढ़ा था कि पर्सनल लाइबिलिटी होती है
है ना। पर्सनल लाइबिलिटी होती है मतलब उसको वो अमाउंट पे करना ही है, ठीक है, उसको वो अमाउंट पे उसकी पर्सनल लाइबिलिटी के अकॉर्डिंगली करना ही है। यूज फैक्ट्री मॉर्गेज में किसी भी तरीके की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है। इसमें जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो प्रॉफिट्स प्रॉपर्टी से आ रहे हैं, वो प्रॉफिट्स ट्रांसफर होने लगते हैं टू हुम, टू मॉर्गेजी। आई कीप द क्लास वेरी स्लो क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विल नॉट मिस एनी सिंगल पॉइंट, तो क्लास थोड़ी सी स्लो जाएगी इसलिए। ओके, तो यूजर फैक्ट्री मॉर्गेज में बस इतना आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी किसी भी तरीके की नो पर्सनल लाइबिलिटी, जैसे कि मैंने बोला मॉर्गेजी कैन रिकवर द प्रिंसिपल, द इंटरेस्ट और बोथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ठीक है, अब मॉर्गेजी मान लीजिए ये घर था, ये हॉस्टल था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। ये एक हॉस्टल है जो ए को देना है बी को मॉर्गेज पे। ठीक है, तो इस हॉस्टल से जितने भी प्रॉफिट्स आएंगे वो कौन रखेगा, बी रखेगा, जब तक कि लोन अमाउंट सेटिस्फाई नहीं हो जाता है। ठीक है, तो अब इस चीज के लिए तो बी किस किस चीजों के लिए रोक सकता है। एक तो प्रिंसिपल मनी के लिए, वो इस हॉस्टल से पैसे ले मतलब प्रॉफिट्स रिसीव करेगा। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए, और अगर बी चाहे तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के लिए ले सकता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यूसुफिक्शी मॉर्गेज होता है ना, हम यूसुफिक्शी मॉर्गेज के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। टाइम लिमिट नहीं होता है इसका मतलब क्या, मतलब अगर ए ने अपना हॉस्टल दिया है बी को, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी मॉर्गेज, ठीक है, तो ऐसा नहीं वो बोलेगा कि 5 साल के लिए दे रहा हूँ, 2 साल के लिए दे रहा हूँ, जब तक कि क्या, सॉरी सो सॉरी, है ना, 1 सेकेंड, जब तक कि इस प्रॉपर्टी से जो रेंट्स आ रहे हैं, जब तक कि इस प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहे हैं वो कंप्लीटली इस लोन को सेटिस्फाई नहीं कर देते। मान लीजिए 10 लाख का लोन है, इन्हें बोला सिर्फ 1 साल का यूसुफिक्टी मॉर्गेज है, 1 साल में 10 लाख रिकवर नहीं हो पाया, तो क्या वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं होगा, इसका टाइम लिमिट नहीं होता है। जब तक वो 10 लाख कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मॉर्गेज रहेगा। अब ये चाहे तो वो 10 लाख 2 दिन में पे कर दे, वो चाहे तो 10 साल तक चलाए। ठीक है, तो यूसुफिक्टी मॉर्गेज में ये टाइम का रहता है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इंग्लिश मॉर्गेज। ठीक है, इंग्लिश मॉर्गेज में क्या है, ये एक तरीके का एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये ए है, ठीक है, मान लीजिए ये ए है, इसने अपना एक घर है, ये दिया इसने बी को, ठीक है, और इंग्लिश मॉर्गेज में ये जो घर बी को दे रहा है ना मॉर्गेज में, ये एक तरीके का क्या कर रहा है, ये एक सेल कर रहा है। ठीक है, उसने अपनी ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दी। ठीक है, ये एक एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर देता है। एब्सोल्यूट ट्रांसफर वर्ड जब भी आएगा आप इसका मतलब समझ लीजिएगा, एब्सोल्यूट ट्रांसफर मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को हम एब्सोल्यूट ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, तो अगर ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी है और सेल कर दी है, ठीक है, तो इक्विटेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है, इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या होता है, सेल हो जाता है। तो यहाँ पे एक एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, पर इसमें एक प्रोविजन एडेड है क्योंकि मॉर्गेज है ना, सेल नहीं, इसलिए प्रोविजन क्या एडेड होगा कि अगर उसने अमाउंट पे कर दिया तो आप जो बी होगा ना वो रीट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी ए को, बी जो है वो प्रॉपर्टी ए को रीट्रांसफर करेगा, मतलब कि वापस से देगा।
ठीक है, वापस उस प्रॉपर्टी को देगा। और दूसरा क्या प्रोविजन रहेगा कि अगर उसने डेफिनेटली पे नहीं किया तो एब्सोल्यूट हो गई सेल, सेल तो एब्सोल्यूट थी तो रिट्रांसफर वाली बात ही नहीं आई। ठीक है, ठीक है, तो नो ट्रांसफर, डन। अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल मॉर्गेज। अब हमने बेसिक बेसिक से समझ लिया है ना, तो अब हमारे लिए थोड़ा सा इसको समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल मॉर्गेज क्या होता है, अभी हमने जो सारी चीजें, अच्छा सेक्शन क्या है, ठीक है ना, पर्सनल लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी। जो मॉर्गेजर होता है ना, उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो पर्सनल होती है, मतलब उसको पे करना है। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर्टी में से वो पैसे ले रहा है या कहीं से पैसे आ रहे हैं, वो वहां से पैसे लेके दे रहा है। ठीक है, यूसर फैक्ट्री मॉर्गेज में क्या पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती, प्रॉफिट से कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ उसकी खुद की पर्सनल लाइबिलिटी है, उसको उतना अमाउंट पे करना ही है मॉर्गेज मनी का। देन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी रिटेन बाय मॉर्गेजर। ठीक है, तो सिंपल मॉर्गेज सिंपल होते ही ऐसा है कि जो पोजेशन है वो मॉर्गेजर के पास ही रहेगा। बस बात इतनी है, बहुत सिंपल सा है कि ये ए है, ये बी है, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि ए के पोजेशन में रहेगी। ए बस बी को बोलेगा कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो फॉर एग्जाम्पल, और बी क्या बोलेगा, ठीक है अगर ये नहीं दिए ना तो ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, है नहीं हो जाएगी। पूरा ओनरशिप पोजेशन सब कुछ सिंपल मॉर्गेज में ए के पास ही है। सबसे कॉमन टाइप का अगर कोई मॉर्गेज है तो वो सिंपल मॉर्गेज है। दूसरा क्या है, कोलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी दैट इफ मनी इज नॉट पेड प्रॉपर्टी विल बी सोल्ड। जो कि मैंने आपको बताया था कि कोलैटरल एग्रीमेंट होगा मॉर्गेजर मॉर्गेजी दोनों पार्टीज के बीच में, कि अगर पैसे पे नहीं किए गए तो प्रॉपर्टी क्या कर दी जाएगी, बेच दी जाएगी। ठीक है, इसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी जो सॉरी इसकी पर्सनल लाइबिलिटी रहेगी। और दूसरी चीज, प्रॉपर्टी का जो पोजेशन होगा वो रिटेन किसके पास होगा, मॉर्गेजर के पास प्रॉपर्टी का पोजेशन होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी का पोजेशन मॉर्गेजर ही रखेगा, पोजेशन नहीं जाएगा। ठीक है, देन राइट टू सेल ऑफ राइट टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मॉर्गेजी। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि अगर इस तारीख तक आपने मुझे पे नहीं किया तो आपकी जो प्रॉपर्टी उसको मैं बेच दूंगा। तो यार सेल का राइट है, अभी हम आगे बढ़ेंगे ना तो आप देखोगे कि कहाँ सेल का राइट है, कहाँ फोरक्लोजर का राइट है। फोरक्लोजर मतलब पता है ना, फोरक्लोजर क्या होता है, हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, बट स्टिल जब्ती जो होती है वो फोरक्लोजर होता है। ठीक है, तो सेल करेगा बेसिकली, अगर ए ने पैसे नहीं लौटाए तो जो प्रॉपर्टी जो अभी ए के पोजेशन में है उसको बी सेल करने का, बी का उसके ऊपर राइट आ जाएगा। देन नो राइट ऑफ फोरक्लोजर ओनली ऑफ सेल। सिंपल मॉर्गेज में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत एमसीक्यूज बनते हैं इसके, कि जो सिंपल मॉर्गेज है ना इसमें कोई भी फोरक्लोजर का राइट नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेल का होता है, आप जब नहीं कर सकते, आपका ये राइट है कि अगर इन्हें पैसे नहीं दिए तो आप उसको बेच दो, फोरक्लोजर का कोई राइट नहीं है। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपलसरी, ये मैंने आपको जो बताया था सेक्शन 59 में, कि चाहे प्रॉपर्टी 100 रुपए की है, 100 रुपए से ज्यादा की है, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपलसरी, नो राइट ऑफ फोरक्लोजर, ओनली द राइट ऑफ सेल एंड राइट टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मॉर्गेजी, देन कोलैटरल एग्रीमेंट। ठीक है, तो आपको इसमें कौन से पॉइंट्स याद रखना है मैं हाईलाइट कर देती हूँ। पर्सनल लाइबिलिटी बस इतना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव नहीं है ना, आपको लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट्स याद रखिए बस। पर्सनल लाइबिलिटी, पोजेशन, किसके पास रहेगा, मॉर्गेजर के पास रहेगा। कोलैटरल एग्रीमेंट होगा, राइट टू सेल और रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी।
ठीक है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, नो राइट ऑफ फोरक्लोजर, राइट टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कोलैटरल एग्रीमेंट एंड पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी रिटेन बाय मॉर्गेजर। ठीक है। अब हम ये इसका सेक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, सिंपल मॉर्गेज ये प्रोविजन है। ठीक है, हमने ये जो पढ़ा था ना, ये हमने इसी प्रोविजंस को काट के छोटा करके इसकी समरी बनाई थी, याद करने के लिए इजी हो गया था। अब ये प्रोविजन है। क्या बोल रहा है प्रोविजन? वेयर विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ये समझ में आया? अब प्लीज मैं जैसे जैसे मार्क करा रही हूँ आप इसको मार्क करो। विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन of the mortgage property, the mortgager binds himself personally। देखो मैंने जितनी भी अभी इससे पहले वाली स्लाइड में चीजें डिस्कस करी हैं, वो ये सारी इस प्रोविजन में मिलेगी। ये बैरक्ट प्रोविजन है। ठीक है। पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी एंड अग्रीज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली दैट, मतलब ये आपको समझ में आ रहा है, वो अग्री कर रहा है, चाहे एक्सप्रेसली करे चाहे इम्प्लाइडली करे, कि in the event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgage property to be sold and the proceeds of the sale to be applied so far as may be necessary in the payment of the mortgage money. The transaction is called simple mortgage and the mortgage is called simple mortgage। ठीक है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं है। विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन प्रॉपर्टी ए के पास ही रहेगी। मॉर्गेजर ने अपने आप को कैसे बाइंड किया है? पर्सनली बाइंड किया है। एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली वो एग्री कर रहा है कि अगर उसने ये पेमेंट नहीं किया तो प्रॉपर्टी का वो क्या करवा देगा? द प्रॉपर्टी बी सोल्ड, और जो प्रोसीड्स हैं वो मॉर्गेज मनी के पेमेंट में यूज हो जाएंगे। ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं सिंपल मॉर्गेज, और मॉर्गेजी को हम बोलते हैं सिंपल मॉर्गेजी। इजी, यही सारी बातें हुई है, कुछ भी नया अलग से नहीं है। ठीक है ना। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, अब ये भी सारे पॉइंट्स है। पहले मैंने कंटेंट डिस्कस करे हुए हैं, पहले मैंने समरी इन इजी टर्म्स डिस्कस करी है, उसके बाद हम प्रोविजंस पढ़ेंगे, जिससे कि जब हम प्रोविजंस पढ़ते हैं ना तो हमें प्रोविजन टफ नहीं लगता फिर। ठीक है ना। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, इसमें क्या है? वेयर द मॉर्गेज ऑस्टेंसिबली, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, ऑस्टेंसिबली मतलब यहाँ पे एक्चुअल सेल नहीं हो रही है। इस चीज का याद रखना कि नो एक्चुअल सेल, देयर इज नो एक्चुअल सेल। किस तरीके की सेल हो रही है यहाँ पे? जो कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दृश्यमान, जो दिख रही है बट है नहीं। ठीक है। सो वेयर द मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली सेल्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑन द कंडीशन, कंडीशनल सेल है तो कंडीशन लगेगी क्या? दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट of the mortgage money on a certain date, the sale shall become absolute। ठीक है। तो अगर उन्होंने पेमेंट का डिफॉल्ट करा किस पे? एक सर्टेन डेट पे, जैसे कि मैंने अभी आपको समरी में डिस्कस किया था, तो जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी? वो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। ठीक है। और ऑन द कंडीशन, तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द सेल शैल बिकम वॉइड, कि अगर पैसे दे दिए तो सेल वॉइड हो गई। ठीक है। पैसे दे दिए तो वो सेल क्यों ही करेगा ना? पैसे तो उसने पैसे दे दिए हैं, तो वो प्रॉपर्टी क्यों रखे? थर्ड क्या है पॉइंट इसका? ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर, कि प्रॉपर्टी अगर जो पेमेंट है वो कर दिया गया है तो वो जो सेल है वो वॉइड हो जाएगी। और क्या होगा? जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसको? मॉर्गेजर को। ठीक है। द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एंड द मॉर्गेजी इज कॉल्ड अ मॉर्गेजी बाय कंडीशनल सेल।
provided that no such transaction shall be deemed to be a mortgage unless the condition is embodied in the document if it affects or purports to have to affect the sale. ठीक है, ये सारी चीजें मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, अब हम उसको कंटेंट के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हुई, वह द मॉर्गेज ऑस्टेंसिबली सेल हो रही है, तो ऑस्टेंसिबल पे आप मार्क करके रखो। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन होता है आता है कि कौन से टाइप के मॉर्गेज में सेल जो है वो ऑस्टेंसिबल होती है, तो आपको याद रखना है दिस इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। ठीक है, इस तरीके के से क्वेश्चंस बनते हैं। तो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑन अ सर्टेन डेट एब्सोल्यूट हो जाएगा और वॉइड हो जाएगा, देन रीट्रांसफर कर देगा वो सेलर को। ट्रांजैक्शन क्या होगा, कंडीशनल सेल और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये जो कंडीशन है ये मॉर्गेज डीड में लिखी हुई होनी चाहिए, शैल बी डीड अ मॉर्गेज अनलेस द कंडीशन इज एम्बॉडीड इन द डॉक्यूमेंट विच इफेक्ट्स और पर्पज टू इफेक्ट द सेल। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जो कंडीशन है डॉक्यूमेंट में मेंशन होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इजी है, ऐसी ये बहुत इजी है, रियली 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 इजी। द ओनली थिंग इज कि आपको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा उसका, और कुछ भी नहीं। या नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। ठीक है, क्या है इसमें, एक ऑस्टेंसिबल सेल होती है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज की जाती है, प्रॉपर्टी एक्चुअली सेल नहीं हो जाती है। एक्चुअल सेल काय में होती है, इंग्लिश मॉर्गेज में होती है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसमें एक्चुअल सेल हो जाती है। यहाँ पे क्योंकि ऑस्टेंसिबल सेल है तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती हैं, किसी भी तरीके की एक्चुअल सेल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देन ऑस्टेंसिबल सेल ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी अंडर कंडीशन। इसमें कुछ कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है, that if the payment is made on a fixed date the sale will be absolute, if payment is done this if no payment, it's new नहीं, it's no। If the payment is done the sale will be void, and if mortgage property possession is with the mortgagee then restoration of property possession to the mortgager। कि अगर पोजेशन भी दे रखा हो तो जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो वापस जाएगा। ठीक है, योगी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन इसका, अच्छा तीन चार कैरेक्टरिस्टिक्स और है, क्या है कि कंडीशन शुड बी डेफिनेटली इन द मॉर्गेज डीड, हमने इससे पहले भी पढ़ी है। देन देयर इज अ राइट ऑफ फोरक्लोजर एंड, ये इंपॉर्टेंट है। सेल में मैं बार बार आपको इस चीज के बारे में पढ़ाऊंगी क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। सेल में क्या था, सॉरी सेल नहीं, सिंपल मॉर्गेज में क्या था बताओ। सिंपल मॉर्गेज में देयर वाज राइट ऑफ सेल और देयर वाज राइट ऑफ फोरक्लोजर। ठीक है, आपको यहाँ पे मुझे बताना है। उसके बाद कंडीशनल जो हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या राइट है। ठीक है, चलो मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल मॉर्गेज में सेल का राइट था, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देयर इज द राइट ऑफ फोरक्लोजर, इसमें फोरक्लोजर का राइट नहीं था, इतना याद रखना है। ठीक है, तो सिंपल मॉर्गेज में वो सेल करने का राइट रख रहा था, कंडीशन में वो फोरक्लोजर करने का रखता है। अच्छा एक बात बता, फोरक्लोजर करने का क्यों रखता है, क्योंकि डेफिनेटली ऑलरेडी मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है ना, तो ए ने जो अपनी प्रॉपर्टी वो ऑस्टेंसिबली तो सेल कर ही दी है बी को। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी अगर ऑस्टेंसिबली भी बी के पास है तो बी क्या कर लेगा, उसको जब्त कर लेगा। ठीक है, सिंपल मॉर्गेज में फोरक्लोजर का राइट क्यों नहीं था, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का पोजीशन था वो ए के पास ही था ना, ए के पास ही था प्रॉपर्टी का पोजीशन। ठीक है, कहीं उसने दिया नहीं था,
प्रॉपर्टी का पोजेशन भी उसके पास था, तो इसलिए बी के पास सिर्फ सेल का राइट था, फोरक्लोजर का राइट नहीं था। कंडीशनल सेल में फोरक्लोजर का राइट होता है। आप इसको रट के करो, समझ के करो, आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। Then registration is compulsory if the property is of the value of rupees 100 or more। जो बाकी सारे मॉर्गेजेस में होता है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज है या फिर 100 रुपीज से ज्यादा है तो डेफिनेटली रजिस्टर्ड होगा। सिंपल मॉर्गेज में हमने पढ़ा था कि सिंपल मॉर्गेज हमेशा ही रजिस्टर्ड होता है। ठीक है। तो कंडीशन शुड बी इन द मॉर्गेज डीड, ये याद रखिएगा। देयर इज राइट ऑफ फोरक्लोजर इन द मॉर्गेज। ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इफ 100 रुपीज एंड मोर की प्रॉपर्टी है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका प्रोविजन क्या कहता है ना। अच्छा, ये कंडीशनल सेल का विद प्रोविजन ही था। ओके। नाउ वी मूव है टुवर्ड्स यूज इफेक्टिव मॉर्गेज। और यूज इफेक्टिव मॉर्गेज का जो प्रोविजन है वो क्या है। सो व्हेन द मॉर्गेजर डिलीवर्स पोजेशन, ठीक है, ये प्रोविजन है। ठीक है। प्रॉपर्टी का उसने पोजेशन डिलीवर कर दिया और एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन बाइंड्स हिमसेल्फ टू डिलीवर पोजेशन। मतलब या तो वो प्रॉपर्टी का पोजेशन ऑलरेडी डिलीवर कर रहा है या फिर वो अपने आप को बाइंड कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी की पोजेशन को डिलीवर करेगा। ठीक है। ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी। ठीक है। एंड ऑथराइजेस हिम टू रिटेन सच पोजेशन। वो उस पोजेशन को रिटेन करके रखे कब तक, अंटिल द पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी, जब तक कि मॉर्गेज मनी का पेमेंट नहीं हो जाता वो रिटेन करके रखे। ठीक है। एंड टू रिसीव द रेंट and the profits accruing from the property or any part of such rent and profits, and to appropriate the same in lieu of interest or in payment of mortgage money, or partly in lieu of interest or partly in payment of mortgage money. The transaction is called usufructuary mortgage and the mortgage is called usufructuary mortgage। तो आप इस प्रोविजन में क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे कि यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो रहा है, ये तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है। ठीक है। दैट देयर इज डिलीवरी ऑफ पोजेशन। ठीक है। एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन बाइंड्स हिमसेल्फ। और दूसरी चीज उसने पर्सनली, पर्सनली नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि उसने बाइंड कर दिया है कि वो पैसे देगा, और कैसे पैसे देगा वो हम आगे पढ़ेंगे। हिमसेल्फ डिलीवर पोजेशन, वो बाइंड कर लेते हैं अपने आप को पोजेशन डिलीवर करने के लिए। एंड क्या अथॉरिटी देता है वो कि उस प्रॉपर्टी की पोजेशन, जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन करे ना, वो तब तक रिटेन करे जब तक कि मॉर्गेज मनी का पेमेंट नहीं हो जाता। और किस तरीके से मॉर्गेज मनी का पेमेंट होगा, उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आ रहे हैं वो मॉर्गेज ही रख सकता है, जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो मॉर्गेज ही रख सकता है, जो भी प्रॉपर्टी से अक्रू हो रहे हैं, या फिर कोई भी पार्ट उस रेंट का। ठीक है। अगर मान लीजिए एक घर का 10,000 रेंट आ रहा है, तो वो ये भी कह सकता है मॉर्गेजर कि पूरा 10,000 आप रखो जब तक कि ऐसे करके 1 लाख ना बन जाए। ठीक है। या फिर वो बोल दे कि मैं आपको ना, आप सिर्फ 2,000 पर मंथ ही रखना, बाकी 8,000 मेरा है, फिर आप 2,000 कर करके 1 लाख तक रखो। ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है। और एनी पार्ट ऑफ सच रेंट्स एंड प्रॉफिट्स एंड टू अप्रोप्रिएट द सेम इन लियो ऑफ इंटरेस्ट। काय के लिए, इंटरेस्ट के लिए वो रख सकता है, या फिर पूरे के पूरे मॉर्गेज मनी के लिए रख सकता है, या फिर आधा इंटरेस्ट के लिए रख सकता है, आधा मॉर्गेज मनी के लिए रख सकता है। द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड यूसुफैक्टरी मॉर्गेज एंड ऑब्वियसली मॉर्गेज इज कॉल्ड यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। देखिए बन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
डिलीव देयर इज डिलीवरी ऑफ पोजेशन, जो कि मैंने अभी बोला आपको। मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया जाता है। कोई भी तरीके की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, जो भी लाइबिलिटी है वो उस प्रॉपर्टी के रेंट से है या फिर प्रॉफिट से है। ठीक है। सो डिलीवरी ऑफ पोजेशन, मॉर्गेजी का द नो पर्सनल लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ मनी। कोई भी तरीके की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है मॉर्गेज मनी पे करने के लिए, रेंट और प्रॉफिट से ही जाएगा जो भी अमाउंट जाएगा। पोजेशन जो है वो डिलीवर हो जाता है। दिस इज नॉट पोजीशन, दिस इज पोजेशन। पोजेशन में भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पोजेशन कैसा हो सकता है, एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी प्रॉपर्टी का पोजेशन है, जो भी प्रॉपर्टी का प्रॉफिट है, वो मॉर्गेजी को पे कर दे मॉर्गेजर। तो जो जिस तरीके, देखिए डिलीवरी ऑफ पोजेशन होना इंपॉर्टेंट है। अब वो पोजेशन चाहे कंस्ट्रक्टिव हो चाहे वो एक्चुअल हो, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देयर इज नो राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल। यूसी 50 मॉर्गेज में एक तरीके का नॉन रिस्की मॉर्गेज होता है। क्यों? सॉरी गाइस, ओके। सो क्यों नॉन रिस्की होता है? क्योंकि इसमें आप ना ही फोरक्लोजर कर पाओगे मॉर्गेजी, और ना ही वो सेल कर पाएगा। वो तब तक प्रॉपर्टी रखेगा, जैसे मैंने बोला उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, जब तक कि उसका पूरा अमाउंट सेटिस्फाई ना हो जाए। ठीक है। तो उसमें कोई भी तरीके का रिस्क नहीं रहता फोरक्लोजर होने का या सेल होने का। अमाउंट सेटिस्फाई होने तक ये चलेगा। देन एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज इन द हैंड्स ऑफ मॉर्गेजी। ठीक है, तो जो मॉर्गेजी है वो उस प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट कर सकती है। ठीक है, डन। तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन होगा यहाँ पे, कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। पोजेशन एक्चुअल हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। देन कोई भी राइट ऑफ फोरक्लोजर सेल नहीं है। एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी किसके पास है? मॉर्गेजी के पास है। ना, एंजॉयमेंट का पर्पस क्या है? एंजॉयमेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल मनी, जो हमने से पहले डिस्कस किया था। वो यूसुफ जो है प्रॉफिट है, रेंट है, उससे क्या क्या चीजें निकाल सकता है वो? प्रिंसिपल मनी निकाल सकता है, इंटरेस्ट निकाल सकता है, प्रिंसिपल मनी और इंटरेस्ट दोनों निकाल सकता है। ठीक है। देन लोन, नो लिमिटेशन ऑफ मॉर्गेज टाइम। टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, जब तक कि अमाउंट सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक वो मॉर्गेज चलेगा। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ ₹100 और मोर, अदरवाइज एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी। जैसे कि बाकी सारे में होता है कि अगर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो ₹100 है, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो ₹100 है या 100 से ज्यादा है, ओके, तो फिर जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है। नहीं तो क्या, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी ऑफ पोजेशन से हो सकता है। वन सेकेंड गाइस, आई हैव टू पुट द लैपटॉप इन चार्जिंग। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है। तो हम कहा थे, हम ये बात कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू ₹100 है, फिर ₹100 से ज्यादा है, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, जैसे कि सेक्शन 59 में दिया गया है। तो अभी तक हमने देखा कि सेक्शन 59 के अकॉर्डिंगली सारे ही जो भी मॉर्गेजेस उसमें यही चीज लग रही है, ₹100 वाली, सिंपल मॉर्गेज छोड़ के, जो हमेशा ही हमेशा रजिस्टर्ड होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ जिससे आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द इंग्लिश मॉर्गेज। देखिए इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है कि व्हेन ये प्रोविजन है, ठीक है, ये सेक्शन 58 का प्रोविजन है। व्हेन द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ द टू रीपे द मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट,
उसने एक डेट बता दी, मैं इस दिन आपको पे करूंगा, ठीक है, एंड ट्रांसफर्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी, बट सब्जेक्ट टू अ provision that he will retransfer it to the mortgagor upon the payment of mortgage money as agreed. The transaction is called English mortgage. ठीक है, इस प्रोविजन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उसने अपने आप को बाइंड किया है, किस लिए, मॉर्गेज मनी को रीपे करने के लिए, और जो वो बाइंड है वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर जो है वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर है, ठीक है। पर एक प्रोविजन क्या है कि वो रीट्रांसफर कर देगा, वो क्या कर देगा, वो रीट्रांसफर कर देगा मॉर्गेजर को अगर उसने पेमेंट कर दिया तो, और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश मॉर्गेज। तो ये ए है, ये बी है, ये इसका घर है, इसने अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, मतलब एक तरीके से प्रॉपर्ली इंटरेस्ट ही ट्रांसफर कर दिया बी को, और बोला कि मैं आपको 1 जनवरी को पे करूंगा 2024। अब अगर उसने 1 जनवरी 2024 को पे नहीं किया तो बी जो है वो इसको रिट्रांसफर नहीं करेगा, और अगर उसने पेमेंट कर दिया तो बी क्या करेगा, ए को रिट्रांसफर कर देगा प्रॉपर्टी। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश मॉर्गेज बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश मॉर्गेज के अब हम पॉइंट्स देख लेते हैं। एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि जो इंटरेस्ट है वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो जाता है। पर्सनल लाइबिलिटी हो जाती है पेमेंट के लिए मॉर्गेज मनी की। यूसी 50 मॉर्गेज आपको याद है, अभी हमने पढ़ा था, उसमें पर्सनल लाइबिलिटी होती है क्या, नहीं होती, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट शैल बी अंडर द कंडीशन, कंडीशन काय की है, री ट्रांसफर करने की है। देन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी जनरली किसके पास होता है, मॉर्गेजी के पास होता है, क्योंकि उसको ट्रांसफर कर दी जाती है, तो पोजेशन जनरली उसके पास चला जाता है। देन इट्स नॉट न्यू, इट्स नो, नो राइट ऑफ फोरक्लोजर बट राइट ऑफ सेल अवेलेबल। अब याद रखना इंग्लिश मॉर्गेज में कोई फोरक्लोजर नहीं होता, उसने बेच ही दिया है ना उसको, तो फोरक्लोजर का राइट कैसे होगा, फोरक्लोजर का राइट नहीं है, सेल का राइट है बस, ठीक है। देन रजिस्ट्री, सीन नहीं है, सेम है यहाँ पे। जो रजिस्ट्री है वो कैसा होगा, रजिस्ट्रेशन जैसे कि कंडीशन अब मतलब 100 रुपीज की प्रॉपर्टी है, या 100 रुपीज प्लस की है, तो वो रजिस्टर्ड होगा, वरना वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, मतलब डिलीवरी ऑफ पोजेशन से होगा। और रजिस्टर्ड मतलब जो पार्टीज है वो साइन करेंगी, और 2 विटनेस उसको अटेस्ट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, तो इंग्लिश मॉर्गेज में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो देखी कि यहाँ पे राइट ऑफ सेल है, फोरक्लोजर नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूट ट्रांसफर है, ये तो आपने देख ही लिया है। पर्सनल लाइबिलिटी है, कंडीशंस है, ठीक है, और रजिस्ट्री का पॉइंट जो हमने देखा है। अब हम इसका एक बार प्रोविजन देख लेते हैं मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स का, फिर हम मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स के बारे में पढ़ेंगे। सी, मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स में क्या है, वेर अ पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाउन। अच्छा इतना ध्यान रखिएगा, जो टाइटल डीड्स वाला है ना, ये कुछ टाउन्स में ही होता है, हर जगह नहीं होता है। कहाँ कहाँ, कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। एंड इन एनी ऑफ, जो दूसरे जो भी टाउन्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न जो है वो नोटिफाई करता है, मे बाय नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गैजेट specify in this behalf, delivers to a creditor or his agent documents दे रहा है वो काय के, of title of immovable property, अपने immovable property के टाइटल डॉक्यूमेंट दे रहा है, टाइटल ऑफ immovable property with the intent to create security। तो बेसिकली उसने जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टी के वो दे दिए हैं, किस इंटेंशन को, इसको सिक्योरिटी मानो इस इंटेंशन से, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, वेरी सिंपल, डॉक्यूमेंट्स दे दी हैं सिक्योरिटी बना के, तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन कॉल मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। कहाँ कहाँ होता है ये, कुछ ही जगहों पे होता है, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। अब इसके कुछ कंटेंट्स
बना के हम देख लें तो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स किसको, मॉर्गेजी को मिल जाएगा। पोजेशन ऑफ टाइटल डीड्स एक्चुअल हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। जो आप टाइटल डीड्स दे रहे हो ना मॉर्गेजी को, इट कैन ईदर बी एक्चुअल और इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव। देन डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स मस्ट बी फॉर द पेमेंट ऑफ लोन और डेट। ठीक है, टाइटल डीड्स हम दो चीजों के लिए देंगे, या तो हम लोन के लिए दे रहे होंगे या हम किसके लिए दे रहे होंगे, डेट के लिए दे रहे होंगे। देन मॉर्गेज मस्ट बी इन स्पेसिफाइड प्लेस, जैसे मैंने बताया सिटी, बॉम्बे, मद्रास एंड व्हाट, कोलकाता। ठीक है, इट इज नॉट अलाउड एवरीवेयर, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वेयर इज द मॉर्गेज टेकिंग प्लेस एंड नॉट वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। अच्छा, हम किस तरीके से देखते हैं कि इन सिटीज में ही होता है, हम ये नहीं देखते प्रॉपर्टी का है, हम ये देखते हैं कि वो जो दो पार्टीज है वो कहाँ बैठ के कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कहीं भी हो। ठीक है, तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल मुंबई में बैठ के कर रही हैं तो ये टाइटल डीड्स वाला पॉसिबल है, अब चाहे प्रॉपर्टी उनकी से इंदौर में हो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये चीज ध्यान रखने की पार्टीज कहाँ बैठी हुई हैं। देन mortgage property can be anywhere, only such agreement at such place where agreement is allowed. Then right of foreclosure on basis of title deeds, इक्विटेबल में फोरक्लोजर करने का राइट होता है, मतलब जब्त करने का राइट होता है, सेल का नहीं, फोरक्लोजर का होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल डीड्स। और जैसे कि मैंने बोला था कि टाइटल डीड्स में रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, इसका रीजन मैंने क्या बताया था कि इक्विटेबल मॉर्गेज या फिर मॉर्गेज बाय टाइटल डीड जो है वो कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए ही है, कि जो बिजनेसमैन है जिनको कभी भी, सॉरी, ठीक है, तो जिनको कभी भी पैसों की आवश्यकता हो सकती है, वो अपने टाइटल ले जो टाइटल डीड्स है वो लेके वो घूमेंगे और वो टाइटल डीड दे देंगे, वो उनको वेट नहीं करना अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की इसकी जरूरत नहीं होती है। अब जो लास्ट टाइप का मॉर्गेज है वो है एनोमलस मॉर्गेज, यानी बहुत सिंपल सा है, बस क्या है इसमें, इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एग्रीमेंट डन। ठीक है, क्या है, अ मॉर्गेज विच इज नॉट simple mortgage, conditional sale, usufructory mortgage, English mortgage, mortgage by deposit of title deeds within the meaning of this section is called anomalous mortgage। मतलब जो इनमें से कोई सा भी नहीं है, जो पार्टीज अपने हिसाब से अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली कर लेती हैं अपने डिस्क्रिशन से, वो फिर चला जाएगा एनोमलस मॉर्गेज के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही, और सक्सेसफुली हमने सारे टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस आज की क्लास में कवर कर लिए हैं। आपने देखा होगा ये जो मॉर्गेजेस है दैट्स वेरी सिंपल, थोड़ा सा समझने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। एंड जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंटर्स नोट बना लीजिए, जैसे मैंने कंटेंट्स बना के दिए हैं वैसे कंटेंट बना के करिए, बहुत इजी हो जाएगा याद करना। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, एक बार आप समझ लोगे और एक बार रिवाइज कर लोगे, हो जाएगा। एंड ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस करके मत जाइएगा, ये टॉपिक मतलब टाइप्स ऑफ मॉर्गेज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पूरे टीपीए में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो।